हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग शॉक पढ़ेंगे। शॉक क्या है? शॉक एक लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स है जो कैरेक्टराइज होता है या तो हमारा तुरंत सडन रिडक्शन हो जाए, जो हमारा सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम है वो सडन रिडक्शन हो जाए, उसका सडन रिडक्शन हो जाए। जो हमारा सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम है वो सडन कम हो जाए इस वजह से, यानी हाइपोटेंशन की वजह से, या हमारा जो सेल्स और टिश्यू हैं उनको अपर्याप्त ऑक्सीजन मिले, इसके वजह से भी हमें शॉक हो सकता है। तो शॉक होने के मेन रीज़न क्या है? हाइपोटेंशन एंड हाइपोपरफ्यूजन। हाइपोटेंशन क्या है? हमारा एक्यूट रिडक्शन हो जाए सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम का, एक्यूट रिडक्शन हो जाए सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम का। और दूसरा, हमारे जो सेल्स और टिश्यू हैं उनको अपर्याप्त ऑक्सीजन मिले, अपर्याप्त ऑक्सीजन मिले यानी कि हाइपोपरफ्यूजन हो जाए, जिसकी वजह से शॉक हो सकता है। तो शॉक क्या है? शॉक इज़ ए लाइफ थ्रेटनिंग क्लिनिकल सिंड्रोम है of cardiovascular collapse characterized by an acute reduction of effective circulating blood volume। यानी कि हमारा जो सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम है वो तुरंत वो सडन क्या हो जाए, सडन उसका रिडक्शन हो जाए, तो भी हमारा शॉक हो सकता है। और दूसरा क्या है? एन एडिक्वेट परफ्यूजन ऑफ सेल्स एंड टिश्यू, यानी हाइपो परफ्यूजन हो जाए, हमारे जो सेल्स और टिश्यू हैं उनको ऑक्सीजन जितनी ज़रूरत है उतनी ना मिले, अपर्याप्त मिले, तो उसके वजह से भी क्या हो सकता है? शॉक हो सकता है। अब शॉक का क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन: पहला हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, दूसरा कार्डियोजेनिक शॉक, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, चौथा ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, ये तो आप लोग सुने होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव में सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, ये सब आते हैं। तो कहीं कहीं आपको ये मिलेगा कि सेप्टिक शॉक है, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं मिलेगा, तो यही सेप्टिक शॉक वगैरह इसमें आते हैं। सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक इसमें आते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक को आप बहुत जगह कार्डियोजेनिक में ही पढ़ लेंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक को कई जगह आप कार्डियोजेनिक शॉक में ही पढ़ लेंगे। अब हम देखते हैं पहला हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। नाम से ही लग रहा है क्या हो रहा है, इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है वॉल्यूम में। तो किसी चीज़ का वॉल्यूम कैसे कम हो सकता है? या तो उसमें लॉस हो जाए। लॉस किस किस वजह से हो सकता है? हमारी बॉडी में क्या क्या लॉस हो सकता है? या तो ब्लड का लॉस हो जाए तो उसे हेमोरेजिक शॉक बोलेंगे, या प्लाज्मा का लॉस हो जाए बर्न के कंडीशन में तो उसे बर्न शॉक बोलेंगे, या लॉस ऑफ फ्लूइड हो जाए डिहाइड्रेशन की वजह से। अब डिहाइड्रेशन कैसे हो सकता है? या तो डायरिया की वजह से हो सकता है, या तो वोमिटिंग की वजह से हो सकता है। अगर जो हमारे बॉडी में किसी भी कंडीशन में फ्लूइड का लॉस हो रहा है तो हमें हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होगा, वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कॉज करेगा। अगर जो हमारे बॉडी में किसी भी कंडीशन में फ्लूइड का लॉस हो रहा है तो हमारे बॉडी में वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कॉज करेगा। तो हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में ब्लड का लॉस होगा तो हीमोरेजिक शॉक बोलेंगे, और प्लाज्मा का लॉस हो रहा है तो प्लाज्मा का लॉस बर्न के कंडीशन में होता है, और डिहाइड्रेशन के कंडीशन में फ्लूइड का लॉस होता है। डिहाइड्रेशन डायरिया वोमिटिंग के वजह से फ्लूइड का लॉस होता है। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट हमारा प्राइमरी गोल क्या है? जो लॉस हुआ है उसी को मेंटेन करना। उस अगर जो ब्लड वॉल्यूम लॉस हुआ है, उसका फ्लूइड लॉस हुआ है, तो उसको मेंटेन करना ही हमारा प्राइमरी गोल होना चाहिए। यानी कि उस टिश्यू को, उस सेल्स को हम प्रॉपर ऑक्सीजन दें और उसको नॉर्मल के कंडीशन में ले जाएं, तो हमारा शॉक से बाहर निकाल सकते हैं। फिर इसको क्रिस्टेलॉइड देंगे। क्रिस्टेलॉइड क्या होता है? आर एस क्या है यहाँ पे? रिंगर सॉल्यूशन या एन एस देंगे, नॉर्मल सेलाइन, ये सब भी देते हैं, और ज़रूरत के हिसाब से जितनी ज़रूरत होती है उतनी देते हैं। कोलाइड्स देंगे। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर जो मोर देन 40% आपका फ्लूइड लॉस हुआ है तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक क्या है? इसमें फ्लूइड का लॉस हुआ है।
या ब्लड का लॉस हुआ है या प्लाज्मा का लॉस हुआ है। ब्लड लॉस किस कंडीशन में हो सकता है? कोई इंजरी हुई हो, ट्रॉमा हुआ हो या सर्जरी हुई है, इसके कंडीशन में हमारा क्या हो सकता है? ब्लड का लॉस हो सकता है। कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक क्या है? इसमें कार्डियोजेनिक शॉक में जो हमारे इंट्रिंसिक जो हमारे हार्ट मसल्स हैं और इसके वॉल्व हैं, उनमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी वजह से जो शॉक होता है उसको कार्डियोजेनिक शॉक बोलते हैं। जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं या उसके वॉल्व्स हैं, अगर जो उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या करेंगे? उतना इफ़ेक्टिव ब्लड पंप नहीं करेंगे जितना कि हमें ज़रूरत है, जितना कि हमारी बॉडी को ज़रूरत है, उतना इफ़ेक्टिव ब्लड पंप नहीं करेंगे। तो इसके वजह से जो शॉक होगा वो कार्डियोजेनिक शॉक होगा। कार्डियोजेनिक शॉक किस किस काज की वजह से हो सकता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन की वजह से हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से हो सकता है। कार्डियोजेनिक शॉक क्या है? इसमें जो हमारे इंट्रिंसिक मसल्स हैं, जो इसमें हमारे हार्ट मसल्स हैं और इसके वॉल्व हैं, उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से हमारा जो हार्ट है उतना ब्लड पंप नहीं करेगा जितनी हमें ज़रूरत है, तो उसकी वजह से जो शॉक होगा उसको कार्डियोजेनिक शॉक बोलेंगे। और ये किन किन कारणों से हो सकता है? एक तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन की वजह से हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से हो सकता है। तो जो इसमें हमारा प्राइमरी गोल होना चाहिए ट्रीटमेंट में, वो क्या होना चाहिए? जो कार्डियक मसल्स है उसके फंक्शन को इम्प्रूव करना। जो हमारा इसमें प्राइमरी गोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? हमें कार्डियक मसल्स के फंक्शन को इम्प्रूव करना होना चाहिए। दूसरा, उनके जो इंट्रोप्स होते हैं ना, इंट्रोप्स देते हैं, वो क्या करते हैं? कार्डियक मसल्स के कंट्रैक्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, यानी कि उसमें आपस में संकुचन को बढ़ाते हैं। फिर हम वेज़ोडाइलेटर देते हैं। वेज़ोडाइलेटर क्या करता है? जो वॉल्व में अगर जो एम्बोलिज्म हुआ है तो उसको डायलेट करता है, जिससे ब्लड फ्लो आसानी से हो सके। और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में आपका सेप्टिक शॉक आता है, जिसको आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। एनाफाइलेटिक शॉक आपका होता है एक्सपोजर ऑफ एलर्जन की वजह से। अगर जो कोई पर्सन सेंसिटिव है, एलर्जन के प्रति सेंसिटिव है, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो उसकी बॉडी है वो हिस्टामिन रिलीज करेगी। हिस्टामिन रिलीज की वजह से, एक्सेसिव रिलीज ऑफ हिस्टामिन की वजह से उसमें एनाफाइलेटिक शॉक होगा। तो उसमें शॉक का कारण क्या है? हिस्टामिन का रिलीज होना, वहाँ पे ड्यू टू हिस्टामिन रिलीज एनाफाइलेटिक शॉक होगा। और हिस्टामिन रिलीज क्यों हुआ? एलर्जन की वजह से। एक्सपोजर टू एन एलर्जन टू द पेशेंट इज सेंसिटिव टू। जो पेशेंट सेंसिटिव है एलर्जन के प्रति, वो क्या करेंगे? और जो कोई भी एक्सपोजर होगा एलर्जन का तो वो हिस्टामिन रिलीज करेंगे। हिस्टामिन रिलीज की वजह से एनाफाइलेटिक शॉक होगा। न्यूरोजेनिक शॉक क्यों होगा? अगर जो कोई भी वेजोमेटर के सप्लाई में इंटरप्शन आएगा या सिंपैथेटिक वेजोमोटर के सप्लाई में इंटरप्शन होगा तो उसकी वजह से न्यूरोजेनिक शॉक होता है। एक्यूट एड्रीनल इनसफिशिएंसी। अक्सर कुछ पेशेंट होते हैं वो रिस्पॉन्स करने में फेल होते हैं, और ये सब जो होता है एड्रीनल में, वो स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से या सर्जरी की वजह से या इलनेस की वजह से होता है कि वो अपना रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। इसके वजह से एक्यूट एड्रीनल इनसफिशिएंसी होती है। सेप्टिक शॉक नाम से ही क्लियर है। सेप्टिक यानी सेप्सिस, यानी कि कोई भी सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या सेप्टिसीमिया हो जाए, वो इंड्यूस क्या करेगा? सेप्टिक शॉक को। सेप्टिक शॉक, सेवरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन या सेप्टिसीमिया, ये क्या इंड्यूस करते हैं? सेप्टिक शॉक को। सेप्टिक शॉक किसकी वजह से होता है? ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है।
ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है एंडोटॉक्सिक शॉक करता है काज, और जो ग्राम पॉजिटिव है वो सेप्टिसीमिया काज करता है। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया सूडोमोनास, ई कोलाई, हीमोफाइलस, ये सब ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हैं जो एंडोटॉक्सिक काज करते हैं, और ये सबसे मोस्ट कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन है। ग्राम निगेटिव एंडोटॉक्सिक शॉक, सूडोमोनास, ई कोलाई एंड हीमोफाइलस, ये आपके ग्राम निगेटिव हैं। और ग्राम पॉजिटिव सेप्टिसीमिया जो कॉज करते हैं वो है स्टेफाइलोकोकस ऑरिस, एंट्रोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये आपके कॉज करते हैं ग्राम पॉजिटिव सेप्टिसीमिया या एक्जोटॉक्सिक शॉक। इनका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सबसे पहले जो इन्फेक्शन हुआ है, जो बैक्टीरियन इन्फेक्शन हुआ है उसको हम क्या करेंगे, रिमूवल करेंगे। तो रिमूवल ऑफ द सेप्टिक फोकस इज़ एन इसेंशियल स्टेप, यानी कि जो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, जो सेप्सिस वहाँ पे हुआ उसको रिमूव करना। फिर एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, फिर सपोर्टिव केयर देंगे, और इंट्रावेनस फ्लूइड वगैरह की ज़रूरत होगी तो देंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या है, ये सेम वैसे ही है जैसे कार्डियोजेनिक शॉक वगैरह है, बहुत जगह तो इसमें कार्डियोजेनिक शॉक में ये दिया हुआ है। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक किसके वजह से होता है, कार्डियक टेम्पोनेड या ड्यू टू टेंशन ऑफ न्यूमोथोरेक्स। तो कार्डियक टेम्पोनेड में क्या होता है, जो आपका सेंट्रल वीनस प्रेशर है वो क्या होता है, हाई हो जाता है, और जो ब्लड प्रेशर है आपका लो हो जाता है, इसके वजह से आपका ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो सकता है। जो सेंट्रल वीनस प्रेशर है वो हाई हो जाता है और जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है कार्डियक टेम्पोनेड में, तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होता है। अगर जो आपका न्यूमोथोरेक्स में टेंशन वगैरह हो जाए, और ये किस कंडीशन में होगा न्यूमोथोरेक्स टेंशन, या तो कोई इंजरी हो जाए, इंजरी के वजह से लंग ट्रोमा या COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो जाए, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसकी वजह से भी आपका ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होगा। अब हम इसके पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। पैथोजेनेसिस हाइपोवॉल्यूमिक शॉक और सेप्टिक शॉक का देखते हैं। इनमें क्या हो जाता है, जो इफ़ेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम है उसका रिडक्शन हो जाता है, यानी हाइपोटेंशन हो जाता है। जब हाइपोटेंशन होता है तो क्या होता है, जो हमारा वीनस रिटर्न टू हार्ट है, जो वेन हमको रिटर्न करती है हार्ट को, वो भी क्या मिलता है, कम मिलता है, वो भी हमको कम मिलता है। जो हमारा इफ़ेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम रिडक्शन हो जाएगा तो जो हार्ट को रिटर्न करेंगे वो भी क्या होगा, वीनस रिटर्न टू हार्ट वो भी क्या होगा, कम होगा। तो जिसके वजह से हमारा कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा, कम होगा। अब कार्डियक आउटपुट से हमारा दो शॉक यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, एक तो कार्डियोजेनिक शॉक और अदर टाइप के जो शॉक आते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव सब, वो भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो जो इफ़ेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो रहा था, उसके वजह से हमारा वीनस रिटर्न टू हार्ट वो भी रिड्यूस हो जा रहा था, जिसके वजह से हमारा क्या हो रहा था, कार्डियक आउटपुट भी कम हो जा रहा था। कार्डियक आउटपुट भी कम हो रहा था तो ब्लड फ्लो भी कम हो जा रहा था, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो भी कम हो जा रहा था। अगर ये ब्लड फ्लो कम होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगा तो एनॉक्सिया की कंडीशन आएगी, एनॉक्सिया आएगी तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स आएंगे, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जैसे हिस्टामिन वगैरह वो शॉक का काज करेंगे, जिसकी वजह से शॉक होगा। पैथोजेनेसिस इफ़ेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम कम होगा, वीनस रिटर्न भी कम हो जाएगा। वीनस रिटर्न कम होगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा तो ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा, जिससे
ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी तो जो कंडीशन बनेगा वो एनॉक्सिया का होगा। एनॉक्सिया की वजह से इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स आएंगे और वो हिस्टामिन वगैरह रिलीज करेंगे, जिसके वजह से शॉक होगा। हाइपोवॉल्यूमिक शक, हाइपोवॉल्यूमिक यानी वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम किस किस कंडीशन में कम हो जाएगा? या तो हेमोरेज के कंडीशन में, ब्लड लॉस हो, ट्रॉमा के कंडीशन में, या सर्जरी के कंडीशन में, बर्न के कंडीशन में, डिहाइड्रेशन के कंडीशन में। डिहाइड्रेशन में डायरिया एंड वोमिटिंग आएंगे। इसके वजह से हमारा हाइपोवॉल्यूमिक शक आएगा और ये फर्स्ट स्टेप में ही आ जाएगा, जिसमें सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम कम होगा। दूसरा सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक कौन कौन काज कर रहा था? ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम निगेटिव में स्यूडोमोनास, ई कोलाई और आपका हीमोफाइलस थे, और ग्राम पॉजिटिव में आपका स्टेप्टोकोकस निमोनी था। ये भी आपका फर्स्ट स्टेप में आएगा, जहाँ से आपका इफ़ेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा था। कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या हो रहा था कि जो आपका फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहा था, और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में भी आ जाएगा। इसमें क्या होगा, आपका कार्डियक आउटपुट जो था वो कम हो जा रहा था, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो भी कम हो जा रहा था। अदर टाइप्स में ट्रॉमेटिक शक आते हैं। ट्रॉमेटिक शक कई बार हाइपोवॉल्यूमिक शक ही होता है। न्यूरोजेनिक शक। न्यूरोजेनिक शक में आपका सिंपैथेटिक जो वेजोमोटर है, सिंपैथेटिक वेजोमोटर है, उसमें इंटरप्शन की वजह से हो सकता है। हाइपो एड्रिनल शक, इसमें इलनेस की वजह से हो सकता है या सर्जरी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। ये आपका पूरा एटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस रहा। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करें। जो भी आपको दिक्कत आ रही हो या जो भी मेरी कमियां नज़र आ रही हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और आपको नोट्स मिल जाएगा इसका टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों।